welcome on Formulator. I am LK Pathak, it's IES. And बच्चे आपकी बहुत डिमांड था कि सर अभी तक हमारा 7 सेमेस्टर का जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है वो उसका लेक्चर आप कब प्रोवाइड कर रहे हो, कब उसकी लेक्चर अवेलेबल हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वो टाइम आ चुका है। आपका 7 सेमेस्टर का PYQ भी हम जो 7 सेमेस्टर में आपको डबल ई ये किस ब्रांच में पढ़ना है, तो ये पढ़ना है हमारे डबल ई ब्रांच में, है ना। मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों को कौन से ब्रांच में आपको पढ़ना है। तो ये है आपको बच्चे ठीक है, डबल ई में भी आपको ये पढ़ना है शायद, है ना। ये डबल ई में 7 सेमेस्टर के डबल ई, है ना। और ये ट्रिपल ई में भी पढ़ना है, ट्रिपल ई में भी। और ये आपको ये मैं बता दूं बच्चे कि ये आपके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट है ना। तो इसको भी लेकर के, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट का ऐसा होता है कि बहुत सारे इसके क्वेश्चन पेपर PYQ ये बहुत डिटेल्स में कहीं अवेलेबल नहीं होता है। इवन बच्चे बुक्स के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको फॉर्मुलेटर लेकर के आ चुका है। इसका पहले तो मैं बता दूं कि 3 इयर्स का PYQ सॉल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल है, साथ में आपके पास क्या अवेलेबल है, पूरा कोर्स अवेलेबल है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम इसका पूरा का पूरा एकदम सिलेबस आपके साथ अब अवेलेबल हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आज से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से आपकी जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से है, ठीक है। तो पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, ताकि आप सिलेबस देख लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद पूरे सिलेबस को देखने के बाद हम आपको इसके टॉपिक वाइज मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 पूरे मॉड्यूल वाइज हम आपको यहाँ पे सब कुछ लेकर के आए हुए हैं वो देखेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम लोग ये चलते हैं। तो हमारे पास ये देख लीजिए, मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि हम आपके साथ कैसे कैसे अवेलेबल हैं। तो बच्चे हम सेमेस्टर के साथ भी आपके साथ अवेलेबल हैं, है ना। ये आप ये देख सकते हो हमारे पास, हम आपके साथ सेमेस्टर के साथ भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेमेस्टर के साथ भी हम अवेलेबल हैं आपके साथ। और है ना, ये लाइट में लेजर लाइट डाल रहा हूँ जहाँ पे यहाँ पे ये सेमेस्टर के साथ भी हो और कंपटीशन के साथ भी हम आपके साथ अवेलेबल हैं। कि अगर आपके पास लगता है कि नहीं कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हम आपके साथ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम पूरा AE JE पूरी कंपटीशन के भी लिए है और सेमेस्टर वाइज भी हमारे साथ सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो फॉर्मुलेटर ऐप, जो बच्चे अभी तक फॉर्मुलेटर ऐप नहीं डाउनलोड किए हुए वो जा करके फटाक से फॉर्मुलेटर ऐप को आप डाउनलोड करो। आपको क्या क्या चीजें मिलने वाले हैं इस डैशबोर्ड को आप जरूर देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, और देखने के बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको किस चीज की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। किन किन चीजों की आपको जरूरत है, जैसे कि आपके लिए यहाँ पे EMI ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद ये सब कुछ हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको चाहिए तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन भी और कंपटीशन कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। और साथ में आपको ये सारी चीजें डाउनलोड करिए अपना गूगल ऐप से हमारे फॉर्मुलेटर ऐप को। और साथ में आपको कुछ भी अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम EMI भी लेकर के आए हुए हैं, आपको उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ टेंशन की बात यह है कि पढ़ना कैसे है और कब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो। तो ये चलो ठीक है। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखो ये सिंपल डायग्राम हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैटर्न है उसका ये सिंपल हमारे पास डायग्राम है। मैं पहले आपके सिलेबस की बात कर लेता हूँ। सिलेबस को हम लोग देखेंगे जो कि किस से EM वेव हमारा ट्रेवल करता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। इसको हम बहुत एक एक करके कैसे, मतलब आपके कोर्स इतना बेहतरीन डिजाइन किया गया है कि अगर आप गेट और IAS की तैयारी करना चाहते हो तो आप क्या करो, अपने सिलेबस को पढ़ लो, सब कुछ उसमें है, ठीक है। तो EM वेव हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैसे ट्रेवल करता है आप देख सकते हो कि उसका एक हमारे पास एनिमेशन आपके पास एक डिस्प्ले में लगाया हुआ हूँ कि कैसे इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेव आपस में एक दूसरे से वेरी करे। एक हमारा इस प्लेन में जा रहा है तो दूसरा हमारा ऐसे वेरिएशन हो रहा है। एनिमेशन से आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह का नेचर है इसका,
है ना, कैसे हमारा वेव हो रहा है, इसकी प्रोपोगेशन कैसे होगा, इसका ट्रांसमिशन कैसा होगा, यही सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो बच्चे बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इसके सिलेबस पे चलते हैं कि आपका ये सिलेबस क्या है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें एक एक चीज आपके पास क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मॉड्यूल 1। मॉड्यूल देखो इसमें तो ऐसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 आपके पास अवेलेबल है ना, मॉड्यूल 1 है। लेकिन इसमें एक साफ चीज आप सबको बता दूं कि जो आप पूरा सिलेबस आप देखोगे ना, तो सीक्वेंस जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। अगर हमें पढ़ाना है तो हम अपने सीक्वेंस से आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आप पढ़ोगे, तब जाकर के पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीट आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 है जिसमें कि ट्रांसमिशन लाइन है ना, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ ये जैसे आपके सिलेबस में जो वेबसाइट पे, आपके कॉलेज के वेबसाइट पे जो सिलेबस आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, हमने उसी को एज इट इज इसमें विदाउट एडिटिंग टाइप कर दिया है। ठीक है, इसमें कोई भी एडिट नहीं किया हुआ हो। इतना ही कंटेंट आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ना है। और वो मॉड्यूल 1 का कंटेंट है हमारा बच्चे, वो कौन सा कंटेंट है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे, है ना, कि ट्रांसमिशन लाइन इंट्रोडक्शन पहला है, कि ट्रांसमिशन लाइन इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स में कंसेप्ट, इसके बारे में आपको समझने की कोशिश समझना है। साथ में है इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ट्रांसमिशन लाइन, इसको बताया नहीं है बट उसी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या वोल्टेज इक्वेशन होगा, करंट का इक्वेशन क्या होगा, इसको मॉड्यूल 1 में रखा गया है। साथ में हमारा कैसे स्टैंडिंग वेव इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्टैंडिंग वेव्स एंड इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैंडिंग वेव पैटर्न कैसे वहां पे स्टेब्लिश हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, और साथ में उसका इंपीडेंस है ना, इंपीडेंस कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, और किसी भी पॉइंट से हम जब ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्शन देते हैं तो कैसे हमारा इंपीडेंस ट्रांसफॉर्म होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ, इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। साथ में है पावर ट्रांसफर ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन, पावर का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि क्या है पावर ट्रांसफर इन ट्रांसमिशन लाइन। आफ्टर दैट एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन टर्म्स ऑफ एडमिटेंस, जो कि ये जो यहाँ पे ये जो बच्चे दिया हुआ है, ये जो हमें यहाँ पे देख सकते हो, जो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे भी यहाँ पे जो हमारे पास कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट्स, इसी के बारे में यहीं से ये दिया हुआ है, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसी को लेकर के ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ स्मिथ ट्रांसमिशन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ट्रांसमिशन लाइन के कैलकुलेशन हम करते हैं। जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या पैरामीटर्स है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये सारे इसके पैरामीटर्स होते हैं डियर स्टूडेंट। और इस चार्ट से इसको कैसे देख, इसको यहाँ पढ़ना है। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हमारे जीवन में ट्रांसमिशन लाइन का क्या एप्लीकेशन है, देखो एक तो एप्लीकेशन यही आपके सामने दिखा रहा हूँ, एक ट्रांसमिशन लाइन, ये नॉर्मल वायर नहीं है बल्कि ये क्या है, एक ट्रांसमिशन लाइन है। साथ में हमारे पास जो पोर्ट्स होते हैं उसको भी देख सकते हो। जैसे मैं आपको ये दिखा दूं कि ये भी हमारा एक तरह का ट्रांसमिशन लाइन है, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्ट यहाँ से। और ये सब चीजें के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको मजा आएगा इस सब्जेक्ट पढ़ने में। ठीक है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। आफ्टर दैट हमें क्या देखना है, ट्रांसमिशन है। उसके बाद है हमारे पास कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ स्मिथ चार्ट, कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ स्मिथ चार्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ स्मिथ चार्ट। आफ्टर दैट application of transmission line and impedance matching using the transmission line, ये ट्रांसमिशन लाइन को यूज करके हम इम्पीडेंस की मैचिंग कैसे करते हैं, ये भी हमारा इस टॉपिक में है। तो मॉड्यूल नंबर 1 जो है, फाइनली मॉड्यूल नंबर 1 को जो हम कहते हैं वो है ट्रांसमिशन लाइन है, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। अब हम मॉड्यूल 2 पे चलते हैं। देखो मॉड्यूल 2 उल्टा काम कर दिया गया है, जबकि मॉड्यूल 2 पहले होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मॉड्यूल 2 को लिखा गया है। रीजन क्या है कि आप 7 सेमेस्टर का ये है ना, तो 7 सेमेस्टर में वो जानते हैं कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हो, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़े रहते हो थर्ड
सेम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कहीं कहीं 5th सेम में भी पढ़ते हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है ऐसा दिए हुए हों, लेकिन हाँ मॉडल वाइज ही दिए हुए हैं। तो इसमें क्या कि मैक्सवेल इक्वेशन, बेसिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, है ना, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, गॉस लॉ पढ़ना है, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, मैक्सवेल इक्वेशन, चारों मैक्सवेल इक्वेशन हमारे कैसे पैदा हुए होंगे उसके बारे में पढ़ना है। इन आपके पास पढ़ना है ना, जो मैक्सवेल इक्वेशन बच्चे आपने पढ़ा होगा, तो ये मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास आपने पढ़ा होगा, है ना, बहुत सारे मैक्सवेल इक्वेशन को तो आपने पढ़ा ही होगा। तो वो मैक्सवेल इक्वेशन हमारा क्या है, 4 मैक्सवेल इक्वेशन, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, देन ये गॉस लॉ से आया है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलता है डेल डॉट बी इक्वल टू 0, फैराडे लॉ से हमारे पास आया है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी, है ना, एंड उसके बाद एम्पियर्स, मैक्सवेल एम्पियर्स इक्वेशन से आया है डेल क्रॉस एच, जो कि कंडक्शन करंट डेंसिटी जेसी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट जेडी, जिसको कि हम लोग सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी हम इस नाम से जानते हैं। इन सारे नामों से हम इस चीज को जानते हैं। ओहो ये चला गया, है ना, कोई बात नहीं, चला गया तो आप जानते ही हो। तो इन सारे नाम से हम इस चीज को जानते हैं। तो ये इतने इसमें ही है, ये सारे मैक्सवेल इक्वेशन, जिसमें कि हमने जो 2 मैक्सवेल इक्वेशन की हम लोग बात किए थे, तो 2 मैक्सवेल इक्वेशन हमारा हमारा गॉस से आना था, एक मैक्सवेल इक्वेशन, एक फैराडे लॉ देता, और एक हमारा एम्पियर्स, मैक्सवेल एम्पियर्स इक्वेशन, जो कि कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट से मिलता। तो ये पूरा का पूरा हमारे मॉड्यूल 2 में पढ़ना है। मॉड्यूल 3 क्या है बच्चे, तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन होमोजेनियस अनबाउंडेड मीडियम। अनबाउंडेड मीडियम्स हमारे क्या होते हैं, तो अनबाउंडेड मीडियम्स का मतलब है कि जहां पे हमारा कोई कंट्रोलिंग ना हो, जैसे कि हमारे और आपके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक अनबाउंडेड मीडियम है। अभी तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे, या अगर लाइव अगर हमारे साथ लाइव कम्युनिकेशन करते हो, किसी से फोन पे बातें करते हो, इंटरनेट से सर्फिंग करते हो, है ना, इन सारे चीजें, किसी को लाइव वीडियो देखते हो, क्लासेज आप लाइव क्लासेज लेते हो, तो वो एकदम रियल टाइम असेसमेंट होता है। लेकिन उसमें उसमें होता क्या है कि जो हमारा एंटीना, जो हमारे पास ये हम जो माउथ स्पीच बोल रहे हैं, जो हम मुंह से अपनी बातें बोल रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे लगा हुआ ट्रांसड्यूसर हमारे साउंड वेव को तुरंत इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट होकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा वेव प्रोपोगेट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कंडक्टिंग वायर लगे हुए हैं। तो उस कंडक्टिंग वायर से कंडक्शन करंट के थ्रू हमारी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। क्लियर है। अब यहाँ पे पास में, जिसको कि हम अभी दिखा नहीं सकते हैं, एंटीने लगे हुए हैं, हमारे ठीक सामने एंटीना रखा हुआ है, उस एंटीना के माध्यम से हमारा हम लाइव हुए हैं, है ना। अब जब एंटीना से रेडिएशन शुरू हो रहा है, तो रेडिएशन हमारा फ्री स्पेस में शुरू हो रहा है, वो बाउंडेड नहीं है। देखो, इससे अगर वेव जा रहा है तो ये बाउंडेड है कि इसी वायर से वेव हमारा जा रहा है, लेकिन जब रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि आप ब्लूटूथ यूज करते हो, ब्लूटूथ से आप ट्रांसफर करते हो डाटा को, रेडियो सुनते हो, टीवी देखते हो, लाइव क्रिकेट मैच वॉच करते हो टेलीविजन सेट पे, ये सारे के सारे जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, सारे के सारे अनबाउंडेड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अनबाउंडेड हो रहे हैं। तो जो फाइनली आपको अगर सिंपल भाषा में बोले तो अनबाउंडेड मीडियम का मतलब ये होता है, अनबाउंडेड मीडियम का बच्चे मॉड्यूल 3 में है ना, ये अनबाउंडेड मीडियम जो यहाँ पे दिया हुआ है, अनबाउंडेड मीडियम, तो सिंपल अनबाउंडेड मीडियम का जो यहाँ पे देख रहे हो, ये सिंपल ये जो अनबाउंडेड मीडियम का मतलब ये होता है हमारा फ्री स्पेस। वेव इक्वेशन टाइम हार्मोनिक फील्ड्स के लिए जैसे हम वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, यूनिफॉर्म प्लेन वेव, है ना, वेव पोलराइजेशन, वेव प्रोपोगेशन इन कंडक्टिंग मीडियम, फेज वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, पावर फ्लो एंड पॉइंटिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। आफ्टर दैट हमारे पास मॉड्यूल 4 हो जाता है। मॉड्यूल 4 में हमारे पास प्लेन वेव
है ना। प्लेन वेव हमारे क्या होते हैं, नेचर ऑफ प्लेन वेव क्या होता है, जब ये प्लेन वेव हम वेव को जब जनरेट कर लेते हैं तो वेव को हमें ट्रांसमिट होने की जरूरत होती है, क्योंकि जब किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ हमारा वेव जब प्रोपोगेट करता है तो वेव के कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। तो कितना पार्ट हमारा वेव ट्रांसमिट किया दूसरे मीडियम में और कितना पार्ट हमारा फर्स्ट मीडियम में ही रह गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ये सारे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस तरह के इंसिडेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें ब्रेविस्टर्स एंगल को पढ़ना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा वेव टोटली ट्रांसमिट हो जाए सेकंड मीडियम के अंदर, तो ब्रेविस्टर्स ने सर डेविड ब्रेविस्टर्स ने, एक साइंटिस्ट हैं सर डेविड ब्रेविस्टर्स, तो ब्रेविस्टर्स ने एक एंगल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने प्रैक्टिकल करते करते क्या ऐसा एंगल ढूंढ लिया कि अगर इस एंगल से हमारे इस पार्टिकुलर ब्रेविस्टर्स एंगल के पार्टिकुलर वैल्यू से अगर वेव को ट्रांसमिट इंसिडेंट किया जाए तो पूरा का पूरा वेव हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे मीडियम में, रिफ्लेक्शन उसका थोड़ा भी नहीं होगा। लाइट डालोगे, लाइट पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। एक होता है TIR एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल क्या है, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल है कि हमारे पास बच्चे यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एंगल की अगर बात करें हम लोग, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल हमारे पास क्या है कि जैसे TIR, हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स, जितने भी हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ये एक ऑप्टिकल फाइबर्स है हमारे पास, मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर्स है, और यहाँ पे हमारे पास एक एंटीना हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और इस एंटीना के थ्रू हमने रेडिएशन हम करा रहे हैं, इस एंटीना के थ्रू हम रेडिएशन करा रहे हैं। अब जब हमारे पास जब इसके पास EM वेव आता है, तो ये हमारा EM वेव मेरे प्यारे बच्चे, ये सीधा का सीधा इसके अंदर TIR होकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए ये वेव हमारा मूव करता है एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर या कहीं भी। जैसे कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हमारा हीरा चमकदार दिखाई देता है, आप बचपन से पढ़े होंगे कि डायमंड भाई इतनी क्यों चमकीला होता है, क्योंकि उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर, डायमंड क्रिस्टल के अंदर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है। आप देखते हो कि शोरूम के अंदर जाते हो, शोरूम के अंदर जाते हो बहुत सारा लाइट लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, मिरर लगने की वजह से कि लाइट आपस में ही इतने तरीके, इतने मिरर से रिफ्लेक्शन हो करके, है ना, एक ट्रांसपेरेंट मिरर से रिफ्लेक्शन हो करके पूरे शोरूम को एकदम चमकीला बनाया रहता है। उसके अंदर खराब कपड़ा भी अगर आप पहनो तो लगता है कि अरे बाप रे कितना चमकदार है हमारा कपड़ा है। अगर लो क्वालिटी का कपड़ा है, उसके कपड़े के अंदर के धागे भी लो क्वालिटी के है, लेकिन लाइट की रिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होता है कि इससे हो सकता है। देखो TIR का फायदा और क्या हुआ कि TIR से हमारे पास लाइट जो है ना वो 360 डिग्री पे मूव कर गया। जैसे आप ये देखो कि मैं इस हमारे रिमोट में एक लेजर लाइट है, ये लेजर लाइट आप स्पॉट आपको दिखता होगा। तो अब यहाँ से हम जब लाइट डाल रहे हैं ना, तो ये लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके यहाँ पे ऐसे आ रहा है, लेकिन अगर इसी लाइट को हम एक ऑप्टिकल फाइबर से ऐसे डालते तो क्या होता है, यहाँ से ऐसे इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के ये क्या होता है, अगर चाहो तो इसको 360 डिग्री, अगर 360 डिग्री में भी घुमाना चाहोगे, 360 डिग्री में भी घुमाना चाहोगे तो लाइट हमारा इस तरह से 360 डिग्री में भी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के मूव कर जाएगा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर से पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कैसे वे प्रोपोगेट करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। वही ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल वायर ही मुंह में डाल करके पेट में गायनों के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, पेट के अंदर आपके अंदर क्या है, किसी शरीर के अंदर कोई भी चीज पता करने के लिए कुछ बहुत ही छोटे से कैमरा ऑप्टिकल फाइबर में डाल करके पता कर लेते हैं बिना अंदर चीड़-फाड़ किए हुए, क्योंकि क्या है कि उससे ऑप्टिकल फाइबर से हमारा EM वेव टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन से किसी भी से चोड़ मरोड़ दो, कितना भी कर दो, उससे हमारा वेव इंटरनली रिफ्लेक्शन होकर के चला ही जाएगा, पहुंच ही जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो इस टॉपिक में हम लोग ये सब देखने वाले हैं। साथ में हमारे पास फील्ड एंड पावर फ्लो ऑफ मीडियम इंटरफेस, कि कितना पावर का फ्लो हो रहा है। लास्ट हमारा टॉपिक है कि लॉसी मीडियम इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कंडक्टिंग बाउंड्री, अगर किसी कंडक्टिंग बाउंड्री से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है वेव का तो उसका नेचर हमारा क्या है। तो ये मॉड्यूल 4 में ये भी हमें यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ना है। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी, आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलो, तो ये है मॉड्यूल 4 का, हम आपके पास सामने रख दिए। अब मॉड्यूल नंबर 5 है। मॉड्यूल नंबर 5 में क्या है कि वेव गाइड है। देखो
हम दो तरह के मीडियम्स को, हमारा जो प्रोपोगेशन होता है, वेव प्रोपोगेशन होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो उस वेव के प्रोपोगेशन करने के लिए हम दो तरह के मीडियम की बात करते हैं, हम दो तरह के मीडियम की बात करते हैं। और वो दोनों मीडियम क्या होता है, तो एक को हम बोलते हैं अनबाउंडेड, जो मीडियम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम मीडियम, हम सिंपल बाउंडेड और अनबाउंडेड की बात कर रहे हैं। बाउंडेड मीडियम, या यहाँ पे हम बोल दिए अनबाउंडेड मीडियम, बाउंडेड है ना। क्लियर नहीं हो रहा है, चलो फिर से लिख दे रहा हूं। तो हम मीडियम की बात करेंगे अगर बच्चे, तो हम यहाँ पे किसके दो मीडियम की बात करते हैं, एक होता है हमारा अनबाउंडेड और एक होता है हमारा बाउंडेड मीडियम। बाउंडेड मीडियम, अब अनबाउंडेड का मतलब ही हो गया, अनबाउंडेड का मतलब सिंपली हो गया फ्री स्पेस। अनबाउंडेड का मतलब क्या हुआ, सिंपली फ्री स्पेस। फ्री स्पेस जो है हमारा क्या है, हवा, जो पूरा आसमान हमें मिल रहा है रेडिएशन कराने के लिए, फ्री स्पेस है। हमारे घरों में 20 एंटीना लगा हुआ है, फ्री स्पेस में रेडिएशन उससे हो रहा है। हमारे मोबाइल के अंदर एंटीना लगा हुआ है, रेडिएशन उससे फ्री स्पेस में हो रहा है ना। तो ये फ्री स्पेस में है हमारे पास। बाउंडेड में क्या हो गया भाई, बाउंडेड में क्या हो गया, बाउंडेड मीडियम के अंदर क्या हो गया कि जैसे हमारा ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, पूछेगा आपके ऑब्जेक्टिव में कि कौन इसमें से बाउंडेड मीडियम का एग्जांपल है, तो ट्रांसमिशन लाइन क्या है, बाउंडेड है। उसके बाद वेव गाइड, जो ये देख रहे हो वेव गाइड, ये क्या है, जो आपके पास ये मॉड्यूल 5 में हमें वेव गाइड पढ़ना है, जो ये क्या है, ये बाउंडेड मीडियम का एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आप बहुत सुने होंगे कि हमारे, आप सड़क के किनारे देखते होते मोटे मोटे काले काले एकदम पाइप में खुदाई करके अंदर से पाइप में वो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है चारों तरफ की, प्रॉपर हमारे देश में कम्युनिकेशन हो, देश विदेश हर एक जगह कम्युनिकेशन हो। ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में हमारा वेव का एटूनेशन सबसे ज्यादा, इसमें सबसे हाई एटूनेशन ट्रांसमिशन लाइन करता है, वेव गाइड उससे कम और ऑप्टिकल फाइबर सबसे कम। अब तक के सबसे एफिशिएंट ट्रांसमिटिंग चैनल को ऑप्टिकल फाइबर किया गया है। लेकिन जहां पॉसिबल नहीं है, हम फ्री स्पेस में भी रेडिएशन करा के अपना काम करते हैं, है ना। तो इस तरह के हमारे पास ये ट्रांसमिशन होता है। तो अब इसमें हमारे पास जो टॉपिक है बच्चे, जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे पढ़ना है, जो टॉपिक, वो कौन कौन सा टॉपिक है, इसको आप देख सकते हो कि हमारे पास ये है पैरेलल वेव गाइड, पैरेलल प्लेन वेव गाइड, ठीक है। और पैरेलल प्लेन वेव गाइड और ट्रांसमिशन और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक टीएम मोड में हमारे इसमें मोड ऑफ प्रोपोगेशन होते हैं। तो टीएम मोड क्या होता है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, मतलब टीएम मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, टीई मोड। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है वेव गाइड का, इसको भी आपने पढ़ना है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका क्या होता है ना। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्पर्शन इक्वेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टीएम मोड क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेव गाइड जनरल अप्रोच क्या है, और रेक्टेंगुलर वेव गाइड्स हमारे क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेव गाइड्स होते हैं। यहाँ पे वेव गाइड्स के बारे में नहीं बताया गया है कि पूरा वेव गाइड्स के बारे में नहीं बताया गया, बस ये याद रखना है कि हमारे पास 3 तरह के हम वेव गाइड्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला हमारा जो पहला वेव गाइड है बच्चे, जो पहला हमारा है टाइप्स जो इसमें है, वो है पैरेलल प्लेन वेव गाइड। हाँ, पैरेलल प्लेन वेव, प्लेन वेव गाइड। सेकंड है रेक्टेंगुलर वेव गाइड। और थर्ड हमारे पास है सर्कुलर वेव गाइड, जो कि आपको सर्कुलर वेव है ना, सर्कुलर वेव गाइड, जो कि आपको इस कोर्स में इसको नहीं दिया है, इस कोर्स में इसको
नहीं दिया हुआ है ना। तो ये है, उसी के नेचर्स को यहाँ पे पढ़ना है। और जो लास्ट टॉपिक है, ज्यादातर तो ऐसे तो ये हमारे ईसी के स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं, है ना, वो ये स्टूडेंट इस चीज को पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे एंटीना की पढ़ाई होगी, एंटीना के बारे में हमें पढ़ना है। और मेरे प्यारे बच्चे, एंटीना क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये मैं आपको यहाँ पे बात करूंगा कि एंटीना क्यों जरूरी है। तो एंटीना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जो भी हम वीएम वेव, अभी तक हम जितने भी वेव को जनरेट किए, ये वेव ईएम वेव हमने जनरेट किया, लेकिन इस एक्चुअल में ये वेव हमारा कैसे रेडिएट होगा, हम तो उसके प्रॉपर्टी कहीं किसी पॉइंट पे जनरेशन देखे हुए हैं, अब उसका रेडिएशन कैसे होगा या उसकी रिसीविंग कैसे होगी हमारे वेव की। तो ये सारे जनरेशन एंड रिसीविंग दोनों के दोनों काम कौन करता है, तो हमारा ये एंटीना करता है। ये दोनों काम हमारा कौन करता है, तो एंटीना करता है। तो इसमें हमारे पास एंटीना का क्या काम है, तो एंटीना में क्या पढ़ना है, एंटीना रेडिएशन पैटर्न पढ़ना है, रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना पढ़ना है, पोटेंशियल फंक्शन पढ़ना है, वो एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का रिलेशन होता है, उसको आपको पढ़ना है, सॉल्यूशन फॉर द पोटेंशियल फंक्शंस, उस पोटेंशियल फंक्शन का सॉल्यूशन पढ़ना है, रेडिएशन फ्रॉम हर्ट्जियन डाइपोल, हर्ट्जियन डाइपोल, जो हर्ट्जियन डाइपोल का मतलब हर्ट्ज ने, है ना, हर्ट्ज जो होते हैं साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पूरे एंटीना को डिजाइन किया था, तो हर्ट्ज एंटीना पढ़ना है। साथ में उसके नियर फील्ड फार फील्ड पैटर्न को हमें फार फील्ड पैटर्न को पढ़ना है। आफ्टर दैट हमें टोटल पावर रेडिएटेड बाय डाइपोल पढ़ना है, देन रेडिएशन रेसिस्टेंस एंड रेडिएशन पैटर्न ऑफ हर्ट्जियन डाइपोल पढ़ना है, और उसके साथ हमें हर्ट्ज डाइपोल इन रिसीविंग मोड भी पढ़ना है, क्योंकि हमें दो तरह के एंटीना को पढ़ना है। कि हमने क्या बताया यहाँ से कि हमारे पास एक ट्रांसमीटर होगा, है ना, यहाँ से हम अगर एक ट्रांसमीटर एंटीना होगा जो कि ट्रांसमिट करेगा, हम सिंपली ट्रांसमीटर ले लिए, तो यहाँ से जो निकलने वाला ईएम एनर्जी है बच्चे, उसको रिसीव करने के लिए भी तो एक रिसीवर एंटीना चाहिए, है ना। तो हम ये रिसीव कर रहा है, ये ईएम वेव को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ये रिसीवर एंटीना है ना, इसमें है रिसीवर का। तो हमारे पास, हमारे जैसे मोबाइल फोन में दोनों तरह के एंटीना होते हैं, लेकिन हमारे घर में जो टेलीविजन लगी हुई है, टीवी सेट लगा हुआ है, हम छतरी लगा देते हैं, तो क्या करता है, एक तरह का वो रिसीवर एंटीना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना से जब रेडिएशन होता है, तो इस रेडिएशन में आपको समझ में आएगा कि यहाँ से जब एंटीना पे हमारे पास यहाँ से वेव का जब रेडिएशन होता है, तो इस एंटीना में कंडक्शन करंट कैसे रेडिएट करता है हमारी एनर्जी को, इस सब इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग इतना काम करेंगे, ठीक है, और वन बाय वन करके हम इसमें देखेंगे। मैं चाह रहा था कि मैं एक इसमें से थोड़ा सा ट्रांसमिशन लाइन के बारे में और हम डिटेल में आपसे बातें करूं, है ना, ट्रांसमिशन लाइन से और डिटेल में बातें करूं। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ट्रांसमिशन लाइन के और डिटेल, क्या जरूरत है ट्रांसमिशन लाइन का, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो हम लोग उसको भी इस लेक्चर में देखने की और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।